अस्सलाम वालेकुम। तो जो हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसका लास्ट टाइम हमने कैपिलरी का इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा था, जिसके दो मैकेनिज़्म थे, इलेक्ट्रोस्मोटिक फ़्लो और इलेक्ट्रोफोरेटिक फ़्लो या मोबिलिटी। इलेक्ट्रोस्मोटिक फ़्लो को तो हमने पिछले लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन कर लिया है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्मोटिक फ़्लो, इलेक्ट्रोफोरेटिक फ़्लो, या जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी भी कहते हैं। इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल है उसकी मूवमेंट कैसे होती है। तो इसके लिए हम देखते हैं, ये इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी और फ़्लो। इसमें हमने देखना है चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करते हैं। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। इलेक्ट्रोफोरेटिक फ़्लो में जो हम मिक्सचर कंपोनेंट को सेपरेट कर रहे होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कर रहे होते हैं। और जो चार्ज हैं ये कितने तरीके से हो सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। जो नेगेटिव होंगे वो ऑब्वियसली एनोड की तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव कैथोड की तरफ करेंगे, और जो न्यूट्रल होंगे वो किसी भी तरफ मूव नहीं करेंगे, वो दरमियान में ही पड़े रहेंगे। अब ये हमारे पास एक कैपिलरी है, इसके एक साइड पे कैथोड लगा हुआ है, एक पे एनोड लगा हुआ है, और दरमियान में मुख्तलिफ तरह के चार्जेस पड़े हुए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, जो नेगेटिव होंगे वो एनोड की तरफ, और ये जो न्यूट्रल चार्जेस हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं है ये दरमियान में ही मूव करते रहेंगे। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। एक तो आयोनिक चार्ज, जो भी हम सैम्पल या एनालाइट यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर आयोनिक चार्ज कौन सा है, और दूसरा फ्रिक्शनल रिटार्डेशन फोर्स, उस पर कितनी फोर्स लग रही है। सबसे पहले वाला आ जाता है आयोनिक चार्ज ऑन एनालाइट। जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज कंसंट्रेशन ऑन मॉलिक्यूल। सपोज कर लें हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं या दो चार्जेस सेम साइज़ के हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं और वो नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन इनमें चार्ज की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। जो पहले वाला है इसमें सिर्फ एक ही पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन है और दूसरे वाले में उससे डबल हो गया कंसंट्रेशन, दो चार्जेस हैं। तो अब जिसमें दो चार्जेस हैं वो ज़्यादा फास्टली जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब है जिसकी चार्ज कंसंट्रेशन जिस मॉलिक्यूल की जितनी ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जो नेक्स्ट इसकी सेकंड वाली जो डिपेंडेंस हमने देखनी है वो देखनी है फ्रिक्शनल रिटार्डेशन फोर्स ऑफ एनालाइट। फ्रिक्शनल रिटार्डेशन फोर्स वो फोर्स होती है जो मज़ाहमत पैदा करती है, मूव नहीं करने देती किसी बॉडी को। तो ज़ाहिर है यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी की चार्ज के फ़्लो की बात करें तो रिटार्डेशन फैक्टर और फ़्लो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर रिटार्डेशन फोर्स ज़्यादा होगी तो चार्ज की मूवमेंट उतनी ही कम होगी। अब इसमें भी तीन आ जाता है। एक तो आ जाता है साइज़ मॉलिक्यूल का। एक मॉलिक्यूल का जितना छोटा साइज़ होगा वो उतनी ही जल्दी मूव कर पाएगा, जितनी जल्दी मूव करेगा उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और इसके सेम ऐसे जो लार्ज यानी जो बिग साइज़ का मॉलिक्यूल होगा वो ज़्यादा रिटार्डेशन फोर्स को उसको सामना करना पड़ेगा और उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरा है शेप। जो शेप है जो रेगुलर शेप के हैं, जैसे कोई चार्जेस हैं उनकी सेम गोल गोल एक ही जैसे की शेप है तो वो जल्दी जल्दी से मूव करी जाएंगी, जो भी उनको पाथ दिया जाएगा। रेगुलर शेप होने की वजह से उनको रिटार्डेशन को फेस नहीं करना पड़ेगा, बस वो मूव करी जाएंगी। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे डिफरेंट शेप की, इरेगुलर शेप की कोई भी हो जो मॉलिक्यूल्स हैं तो वो जब गुजरेंगे कैपिलरी ट्यूब में से गुजरेंगे तो उसको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। उसको जितना ज़्यादा फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा उसकी जो मोबिलिटी है वो उतनी ही कम होगी। अब नेक्स्ट है, एक इसमें फॉर्मूला यूज़ हुआ है। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज़ के। यहाँ पे जो साइज़ है वो एक इंडिविजुअल चार्ज, सिंगल चार्ज की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे जो स्ट्रोक रेडियस है उसकी बात हो रही है। सपोज करो ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने किसी भी सॉल्वेंट में, वाटर लगा लो, उसमें हमने डिज़ोल्व कर दिया। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है तो जो वाटर का ओ नेगेटिव है उसने इसको चारों तरफ से सराउंड कर लिया है, ठीक है। अब ये पूरा एक स्ट्रोक रेडियस बन रहा है। ये अब अकेला वो वाला चार्ज नहीं रहा जो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज था, बल्कि अब सॉल्वेंट में से और भी चार्जेस हैं जो उसके साथ आके अटैच हो गए हैं और अब वो स्ट्रोक रेडियस बन गया है। मतलब अगर स्ट्रोक रेडियस बन गया तो उसका साइज़ बड़ा हो गया, अब वो जल्दी से उसकी मोबिलिटी कम हो गई है। अब जितना स्ट्रोक रेडियस ज़्यादा होगा मतलब उतना ही इसका फ़्लो कम हो रहा होगा, अंदर से चार्जेस जो है वो उतना ही स्लोली मूव करेंगे उसके अंदर से, कैपिलरी ट्यूब के अंदर से। ये था हमारा इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी या फ्लो जिसे हम कह दें। नेक्स्ट आ जाता है इसके एडवांटेजेस क्या हैं, जो हमने कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा है, और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। एडवांटेज अगर देखा जाए, जिस चीज़ के एडवांटेज होते हैं उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो इसके एडवांटेज ये हैं कि ये फास्ट टेक्निक है, मतलब ये ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, 1 से 40 मिनट है, ऑटोमेटेड होती है, सिंपल है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है, फास्ट है। तो मतलब हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होता इस पर। हम थोड़ा सा सैंपल लेके उसके साथ भी अपना जो टेस्ट है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये इजी है, सिंपल है, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं कह सकते, लो कॉस्ट पे हो जाता है ये बिल्कुल। और ऑटोमेटेड टेक्निक है, हम इसको रख के ये नहीं कि 24 घंटे इसके सर पर खड़े ही रहो तो ही हमें रिज़ल्ट मिलेगा। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कि इस पर डिटेक्टर लगे होते हैं, हमें जो भी हमारा रिज़ल्ट है वो ग्राफिकल भी हम अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। और ये मोर एक्यूरेट टेक्निक है, से जो रिज़ल्ट है हमें वो एक्यूरेट मिलते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं होती, मतलब एक बार हमने यूज़ कर लिया है, हमारा मिक्सचर सैंपल जो है वो सेपरेट हो गया है, तो ये जो ट्यूब है इसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, एक ही बार में ये यूज़ होगी। और जो दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि सम टाइम क्या होता है, इसके जो हमारी सैंपल ऑफ इंटरेस्ट है, जो स्पीशी है, यानी जिसका हम एनालाइट, जिस मिक्सचर को जो हमारा सैंपल है वो डिज़ोल्व ही नहीं हो रहा होता, मतलब वो एक फॉर्म में है, जैसे सॉलिड फॉर्म में, तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आ रहा होता। इसमें तो लिक्विड फॉर्म में ही हम ये वाली टेक्निक कर सकते हैं ना, तो ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आ रहा होता। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस देख लें कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो चार्जेस बेस पे जो सैंपल होता है उसको ही सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें इमाइनो एसिड, पेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड वगैरह मुख्तलिफ तरह के इनऑर्गेनिक आइंस आ जाते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। और इसके अलावा इंडस्ट्री में जो प्योरिटी टेस्ट करने होते हैं, किसी भी कोई भी हमारे पास सैंपल या कंपाउंड है वो हम इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट कर सकते हैं। मेडिसिन इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, डिफरेंट लैब में हम जो है ये मेथड यूज़ करके अपने जो रिज़ल्ट्स हैं वो निकाल सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें किसी भी किस्म की कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।